खनिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होता है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। भारत में खनन का संचालन खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के माध्यम से किया जाता है, परंतु कल और परसों पिछले 2 दिनों में संसद द्वारा इस विधेयक में एक संशोधन किया गया है तथा इसे पारित किया गया है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2026 के नाम से। इस विधेयक के पारित होने के बाद, हालांकि वर्तमान में यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया हुआ है, लेकिन इस विधेयक के संसद से पारित होने के बाद बहुत सारे राज्यों ने, विशेष करके झारखंड ने बहुत ही ज्यादा आपत्ति जताई है तथा इस विषय में उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी छेड़ने की चेतावनी दी है। तो क्या है इस संशोधन अधिनियम के प्रावधान तथा भारत में कई राज्यों के जो खास करके खनिज के उत्पादन पर बहुत ज्यादा निर्भर है तथा उनके गैर कर राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग यहां से आता है, उनकी आपत्तियां क्या है, इस पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है चंचल कुमार शर्मा और स्वागत है आप सभी का CKS एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि भारत में खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम जो बना हुआ है 2026 में इसका संशोधन हुआ है। इसे MMDR एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। MMDR का मतलब होता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और इसी कानून में संशोधन किया है वर्तमान में संसद ने। इस संशोधन विधेयक को परसों अर्थात 12 अगस्त 2026 को लोकसभा के द्वारा पारित किया गया और 13 अगस्त 2026 यानी कि कल राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और अब ये अपने अंतिम चरण में राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तथा उनकी स्वीकृति के बाद यह कानून लागू हो सकता है। तो क्या इस कानून में मुख्य प्रावधान है, ये क्यों लाया गया, ये संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी, केंद्र सरकार का पक्ष भी मैं आपको बताऊंगा और झारखंड की जो सरकार इस पर आपत्ति जता रही है उसकी भी प्रमुख आपत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो जो मैं आपसे भारत कह रहा था कि भारत में खनिज विनियमन जो है, मिनरल्स का जो रेगुलेशन होता है वो एक कानून के तहत किया जाता है जिसे 1957 में पारित किया गया था। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के नाम से ये जाना जाता है। इसी कानून में संसद ने अभी कल और परसों संशोधन किया है और इसे ही संशोधन विधेयक के नाम से जाना जा रहा है। तो इस अधिनियम की जो 1957 का ये अधिनियम है, इस अधिनियम की जो धारा 2 है, ये धारा 2 संघ को व्यापक जनहित में ये अधिकार देती है कि वो खान विनियमन और खनिज विकास को नियंत्रित कर सके। तो ये नियंत्रण का अधिकार इसी अधिनियम की धारा 2 के द्वारा संसद को दिया गया है। और खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 जो लाया गया है, जिसे संसद ने हाल ही में पारित किया है, ये देश भर में खनिज क्षेत्र के लिए एक समान और संतुलित राजकोषीय ढांचा बनाने के लिए इस अधिनियम में बदलाव का प्रावधान करता है। अर्थात यदि हम सरकार के पक्ष के सुने या केंद्र के पक्ष को सुने तो वो इस अधिनियम में बदलाव या परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे देश में खनिज क्षेत्र के लिए एक जैसा और संतुलित जो है राजकोषीय ढांचा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये कि इस अधिनियम के अनुसार सभी राज्यों को अपने अपने हिसाब से यहाँ पर टैक्सेस लगाने की अनुमति है। मतलब किसी राज्य में टैक्स अलग हो सकते हैं तो दूसरे राज्य में अलग हो सकते हैं और ये चाहते हैं कि हम पूरे देश में इस मामले में एक रूपता लेकर आए। हम ये भी देखेंगे आज के वीडियो में कि संशोधन के पहले जो अधिनियम था उसके प्रावधान क्या थे और संशोधन के बाद जो भी संसद ने पारित किया है उसके प्रावधान क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, कोई भी कानून जब आप बदलते हैं या किसी भी कानून में जब हम परिवर्तन करते हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कारण रहते हैं। यहाँ जो कारण गिनाए गए हैं, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा चुनौतियां वर्तमान में आ गई हैं और इन्हीं चुनौतियां का सामना करने के लिए इस संशोधन को संसद ने पारित किया है या हम ये बदलाव करने जा रहे हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि सबसे पहली चुनौती जो है वो है कि इस पूरे सेक्टर पर, जो ये माइनिंग सेक्टर है, उस पर बहुत ज्यादा अभी जो है टैक्सेस का बोझ पड़ गया है। मतलब
अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कर, अतिरिक्त कर, उपकर जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इससे जो है ये सेक्टर धीरे धीरे मंदी की तरफ जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि खनिज अब निकालना एक प्रकार से घाटे का सौदा होता जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले सालों में बहुत सारी खदानें इस मामले में जो है बंद हो चुकी है क्योंकि वो आर्थिक नुकसान झेल रही थी। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहली चुनौतियां तो ये है कि खनन क्षेत्र पर बहुत सारा जो है टैक्सेस का बोझ है, करों का बोझ है। अलग अलग प्रकार के कर जो है राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा, खनन कार्य शुरू होने के बाद भी एक बार जब आप खनन का पूरा टेंडर ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं और उसके बाद जब हम माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, कर लगा दिए जाते हैं, उपकर या अन्य शुल्क जो है वो लगा दिए जाते हैं जो पहले नहीं थे। तो इससे भी जो है लागत बढ़ जाती है ना खनन करने की। इससे आर्थिक लागत बढ़ने की वजह से फिर कीमतें बढ़ जाती है और अंतिम रूप से इसका जो दुष्प्रभाव होता है वो उपभोक्ताओं के ऊपर होता है, उनको वस्तुएं महंगी मिलती है। फिर खनिजों के उत्पादन या प्रेषण पर कई प्रकार के कर, उपकर और अन्य शुल्क जो लगाए जा रहे हैं ये भी अपने आप में एक चुनौती है ना। इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार के करों की आवश्यकता नहीं है और राज्य के बीच करों और अन्य शुल्कों की जो है वो गैर समान दर है। जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इस मामले में हर राज्य जो है अपने अपने तरीके से यहाँ पर टैक्सेस लगाता है। अब किसी राज्य में टैक्स की दर अलग हो सकती है, दूसरे राज्य में उसी खनिज पर टैक्स की दर अलग हो सकती है। तो ये जो गैर समान दरें हैं इनको खत्म करना है ना। बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की विसंगतियां पाई जाती है। और लास्ट में जो दिक्कत है, पूर्व व्यापी प्रभाव से जो कर, उपकर या लेवी है वो भी राज्य लगा देते हैं। मतलब पहले से, आज की डेट से, पुरानी डेट से जाके जो है वो आपके ऊपर कोई टैक्स लगा के उसको भी वसूलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की कई सारी चुनौतियां इस सेक्टर को वर्तमान में देखनी पड़ रही है और इन्हीं सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए संसद के द्वारा 1957 के इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब हम बात करते हैं संशोधन की आवश्यकता क्यों है, वो तो हम समझ गए। अब हम देखेंगे कि इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है। जो 2026 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम अभी जो है विधेयक पारित किया गया है संसद के द्वारा, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। अधिनियम तो अभी ये बना नहीं क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो बनेगा। तो पहला प्रावधान है खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण। देखो, अभी तक खनिज युक्त भूमि पर राज्यों का नियंत्रण हुआ करता था और अब जो है खनिज युक्त भूमि केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी इस जो है विधेयक के प्रावधानों के अनुसार। ऐसी भूमि की पहचान MMDR अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी निर्धारित मापदंडों के अनुसार। तो अभी तक वो राज्य सरकारें करती थी, वो अधिकार अब केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। और खानों के विनियमन और खनिजों के विकास पर केंद्र के नियंत्रण की घोषणा जो है करने वाले मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि केंद्र सरकार अब इस मामले में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है। अभी तक ये काम केंद्र सरकार नहीं करती थी। दूसरा, नई धारा, इसमें एक नई धारा जोड़ी गई है अधिनियम में, धारा 9D, जो कि राज्य द्वारा लगाई जा रही लेवी पर एक सीमा जो है अंकित करती है, अंकुश लगाती है, नियंत्रण करती है। भाई पहले था राज्य अपने हिसाब से, अपने अनुसार, मनमाने तरीके से लेवी इनसे वसूल सकते थे। आपको पता होगा लेवी क्या होता है। लेवी जो होता है वो एक प्रकार का टैक्स ही होता है जो किसी विशेष है ना व्यवस्था या किसी विशेष उद्देश्य के तहत आपसे लिया जाता है और उस पर खर्च किया जाता है। तो खनिज अधिकारों या खनिज युक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कोई कर, उपकर या अन्य लेवी, चाहे वो किसी भी नाम से पुकारा जाए, नहीं लगाया जा सकता। मतलब केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद ही राज्य जो इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर या शुल्क जो इस मामले में लगाए जा रहे हैं वो केंद्र द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही लगाए जा सकते हैं। मतलब साधारण भाषा में कहूं तो जो मनमाने तरीके से पहले लगाए जा सकते थे अलग अलग प्रकार के शुल्क, उपकर वगैरह, वो सब आप नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो है एक प्रकार से विसंगतियां पैदा करता है। और जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि इनके ऊपर अतिरिक्त करों का जो बोझ पड़ता है वो इससे कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पिछले शुल्कों के संदर्भ में भी नियम है। संशोधन के लागू होने से पहले ऐसा होता था कि राज्य जो है भुगतान या एकत्र जो ऐसे कर है या ऐसे शुल्क है या जो भी ऐसी
जो राशि है जो उन्होंने अभी तक नहीं लिए उसको भी वो ले सकते थे, पुरानी वाली राशि को, है ना, भुगतान नहीं हुआ है जिनका। अब ऐसे किसी भी भुगतान नहीं किए गए शुल्क को, एकत्र नहीं किए गए लेवी को अमान्य माना जाएगा। मतलब अब जो आपने अभी तक वसूल लिया है वो तो ठीक है, अगर ऐसी कोई राशि जो आपने पुराने टैक्सेस के तहत लगाई थी लेकिन अभी तक वसूली नहीं है, वो अब क्या हो जाएगी, वो अमान्य हो जाएगी। अब राज्य वो बकाया राशि वसूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बदलाव के पूर्व में जमा की गई या वसूल की गई राशि वापस नहीं ली जाएगी। जो राशि वसूल कर ली गई है वो उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन जो राशि वसूल नहीं की गई है, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, अब वो राशि राज्य नहीं वसूल पाएंगे। मतलब एक प्रकार से अगर उनका कुछ उधार रहा होगा पुराना, तो वो अब वो नहीं ले पाएंगे। फिर धारा 13, नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम की धारा 13 में संशोधन किया गया है और नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। संशोधन क्यों किया गया? ताकि नियम बनाने की शक्ति इस संबंध में केंद्र सरकार को दी जा सके। ये नियम राज्य सरकारों द्वारा इस तरह के शुल्कों को लागू करने के लिए शर्तों या प्रतिबंधों को निर्धारित करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक बड़ा संशोधन जो हुआ है वो हुआ है धारा 13 के तहत नियम बनाने की शक्ति जो है अब वो केंद्र सरकार को दे दी गई है। मोटा मोटी अगर हम देखें कि क्या परिवर्तन आया है, खनिज वाला जो हमारा ये संशोधन वाला अधिनियम आया है, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम जो 1957 है, उसमें जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के पहले और उस संशोधन के बाद वर्तमान में जो संसद ने पारित किया है विधेयक, क्या परिवर्तन आ रहा है? तो देखो, संशोधन से पहले जो मैंने आपसे कहा, खनिज युक्त भूमि केंद्र के नियामक पहुंच से बाहर थी। मतलब उस पर राज्य का कंट्रोल था, उससे जुड़े हुए रेगुलेशंस राज्य सरकार पास करती थी, है ना, केंद्र का कोई लेना देना नहीं था। अब खनिज युक्त भूमि को केंद्र के विनियमन के तहत, मतलब अब इस पर रेगुलेशन किसका हो गया? केंद्र का हो गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ। दूसरा, हर राज्य में खनन पर अलग अलग कर लगाया जाता था। जो मैंने आपसे कहा था कि करों की अलग अलग दरें हमें अलग अलग राज्यों में दिखाई देती है। अब नई धारा 9D के तहत केंद्र द्वारा निर्देशित जो है कर ढांचा लागू होगा। अब जैसे जिस हिसाब से केंद्र तय करेगा, निर्देश देगा, उसी हिसाब से राज्य कर लगा सकते हैं। अब अपने मन से आप अलग अलग तरीके से टैक्सेस नहीं लगा सकते। जैसे फिक्स हो गया 10%, तो 10% सारे राज्य लगाएंगे, अलग अलग नहीं हो सकती दरें। फिर खनन कार्य शुरू होने के बाद भी नए शुल्क लगाए जा सकते थे। जो मैंने आपसे कहा कि कई बार शुरू हो गया काम, माइनिंग स्टार्ट हो गई, सब कुछ सेटल हो गया, फिर भी कई सारे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस राज्य लगा देते थे। अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को छोड़कर राज्य नए कर या नए शुल्क जो है अब नहीं वसूल सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इस पर केंद्र का नियंत्रण रहने वाला है। फिर पूर्वव्यापी कर की मांग किसी भी समय उठाई जा सकती कि भाई पुराना कोई टैक्स है, उसका कोई बकाया है, जो मैंने आपसे कहा, वो कभी भी वसूला जा सकता था, कभी भी मांगा जा सकता था। अब जितने भी बकाया हैं पुराने, वो अमान्य हो जाएंगे। अब राज्य उन सारे बकाया राशियों को वापस नहीं मांग सकता, वो मांग नहीं उठाई जा सकती। फिर सबसे ज्यादा बोझ छोटे और मझोले खनिज जो निकालने वाले लोग थे उन पर पड़ता था। अब प्रत्येक खनिज एक निष्पक्ष और समान ढांचे से लाभान्वित होगा। तो इस तरफ आप देख सकते हो कि 2026 के संशोधन से पहले का जो कानून था वो इस तरीके के था, ये प्रावधान थे। और अब वर्तमान में संशोधन के बाद में प्रावधानों में क्या क्या परिवर्तन आया है, ये आपके मेंस में बड़ा काम आएगा। यूपीएससी मेंस जब आप देने जाएंगे तो वहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है, या फिर ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है अगले साल 2027 में। तो ये एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 जो पारित हुआ है संसद से। आगे का रास्ता क्या है? तो ये विधेयक भारत के खनिज शासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में खनिज को लेकर जो बहुत सारी विसंगतियां थी भारत में, या जो ये पूरा के पूरा क्षेत्र है ना, उसमें बहुत सारे लोग घाटा उठा रहे थे या उन्हें कई तरह की समस्या आ रही थी, बहुत सारे कर या बहुत सारे टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जा रहे थे, है ना। तो ये सब अब नहीं रहेगा। एक प्रकार से यहाँ पर आधुनिकीकरण होगा। पुराने कानून जो कि अब शायद जरूरत नहीं रह गई थी, उसको बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़े। एक स्थिर और समान राजकोषीय व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। खनिज अन्वेषण, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और सतत संसाधन विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको मजबूत करना है। ये प्रयास विकसित भारत की दिशा में देश के सफर को आगे बढ़ाने में भी मदद करने वाले हैं। लेकिन ये सब तो हमने देखा कि इस जो विधेयक को पारित किया गया है संसद ने, उसमें क्या क्या प्रावधान वर्तमान में जोड़े गए हैं और क्या क्या प्रावधान बदल गए हैं। लेकिन
राज्य में खास करके झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जो है श्री हेमंत सोरेन, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा है और इस विधेयक के संबंध में अपनी चिंता जताई है। उनका ये मानना है कि ये विधेयक जो है वो बहुत बुरी तरीके से राज्यों के आर्थिक आय को या आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। ये एक प्रकार से मनमाना डिसीजन है, मनमाना निर्णय है और इसके लिए उन्होंने यहां तक चेतावनी दे दी है कि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे इसको लेकर, जिसको पूरा देश देखेगा। इतना बड़ा आंदोलन इसको लेकर वो खड़ा करेंगे यदि इसमें सुधार या इसे जो है वापस नहीं लिया गया तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि झारखंड की सरकार की मुख्य आपत्तियां क्या है, किन बातों को लेकर वो आंदोलन करने की या छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कि भाई पूरा देश देखेगा, ऐसा आंदोलन जैसा कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा आंदोलन हम करेंगे इसको लेकर। तो उसके पीछे के कई कारण है। सबसे पहले उनकी आपत्ति है कि इससे उनके राजस्व में भारी नुकसान होगा। दरअसल किसी भी सरकार के राजस्व दो प्रकार के होते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब झारखंड के मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि उनके गैर कर राजस्व का लगभग 80%, 80% जो है वो खनिजों से आता है। आपको पता है कि झारखंड जो है वो एक खनिज प्रधान राज्य है जहां से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले तो उनका ये है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान इससे होने वाला है, क्योंकि अब ये सब केंद्र के नियंत्रण में जाएगा। दूसरा उनका कहना है कि जब हमारे ऊपर वित्तीय बोझ आएगा या हमारी आय यहाँ से कम हो जाएगी तो राज्य द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जनता के लिए, उन पर भी असर पड़ेगा, है ना। जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें वो महिलाओं को हर महीने एक राशि देते हैं, या ऐसी और भी जो योजनाएं वो जन कल्याणकारी चला रहे हैं, उन वे प्रभावित होंगी और उनके बंद होने का खतरा है, क्योंकि सरकार की आय जो है वो कम हो जाएगी, एकदम से जो है खराब हो जाएगी। तीसरी उनकी आपत्ति है कि इस मामले में जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की बेंच ने एक फैसला दिया था कि खनिज युक्त भूमि पर जो है राज्य का नियंत्रण होगा और राज्य अपने हिसाब से वहां से टैक्सेस या शुल्क वसूल सकता है। अब वो उन्होंने पिछले एक्ट के प्रावधानों के तहत निर्णय दिया था, लेकिन झारखंड की सरकार का कहना है कि ये जो है उस निर्णय को भी पलटने जैसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, राज्य तय करेगा, राज्य का जो है इस मामले में सारा नियंत्रण होगा। तो आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आपने विधेयक में जो है प्रावधान जो है संशोधन कर दिया ये पूरा। सबसे बड़ा उनका कहना है कि ये संघीय ढांचे पर हमला है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि जो हम सहकारी संघवाद की बात करते हैं उस पर ये बहुत बड़ी चोट का काम करेगा, है ना। भाई हमारा संघीय ढांचा कहता है कि केंद्र और राज्य सह अस्तित्व के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में रहकर काम करे, देश का विकास करे, लेकिन इनका कहना है कि ये जो है ये संघीय ढांचे को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा और इससे राज्यों को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होगी। ये भी उन्होंने कहा है कि भाई जब खनिज झारखंड का है, भूमि झारखंड की है, तो फिर दिल्ली में बैठकर जो है इस पर फैसला क्यों लिया जा रहा है, ये भी उनकी आपत्ति का एक मुख्य विषय है। तो कुल मिलाकर झारखंड के सरकार के द्वारा इस मामले में इतनी सारी आपत्तियां दर्ज की गई है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है और यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने चेतावनी भी दी है कि वो इस संबंध में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं और इसका असर जो है पूरे देश में दिखेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये विधेयक देश के हित में होगा, देश में इससे खनिजों के संसाधनों का जो है हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे, है ना। इससे हम देश में कहीं ना कहीं खनिज शासन का आधुनिकीकरण कर पाएंगे, पूरे देश में एक समान जो है ढांचा लागू कर पाएंगे, एक समान कर जो है लागू कर पाएंगे और खनिज क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त करों के बोझ से, भारी बोझ से हम लोग बचा पाएंगे, या फिर ये जैसा कि झारखंड की सरकार का कहना है कि ये विधेयक या जब ये कानून बन जाएगा तो ये अधिनियम संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, राज्यों के अधिकारों को कम करेगा और इससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान होगा, तो ये वापस लेना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस के लिए यदि आपने अभी तक CKS एकेडमी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिए। और जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, 29, वो हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो शुरू हो रहा है 20 अगस्त से।
इस बैच में आपको सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो उसका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। 50% डिस्काउंट के अलावा 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अभी और मिल जाएगा यदि आपने इसको जो है अभी ज्वाइन किया या एनरोल किया। 6,999 का जो कोर्स था वो आपको अभी मिल जाएगा 5,999, मतलब 6,000 रुपए में। पूरे 1 साल का प्री मेंस, मॉक इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7770879861। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।